गुड मॉर्निंग बच्चों। आज फिर से हम लोग उपस्थित हैं सारंग गुरु डिजिटल क्लास में। इस सारंग गुरु डिजिटल क्लास के तहत बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए स्पेशली सारे सब्जेक्ट्स की पढ़ाई होती है ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। तो जो वीडियो आप देख रहे हैं हम चाहेंगे कि आप अदर बच्चों तक शेयर करें ताकि सब इससे लाभ ले सकें। बच्चों, हम लोग का जो चैप्टर है क्लास 10th का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन, इस क्रम में आज हम लोग पढ़ेंगे गोलीय दर्पण से परावर्तन। इसके पहले प्रकाश क्या होता है, प्रतिबिंब क्या है, वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब क्या होता है, समतल दर्पण में बना हुआ प्रतिबिंब कैसा होता है, ये सारे चीजें हम लोग पढ़ चुके थे। आज हम लोग पढ़ेंगे गोलीय दर्पण क्या है। बच्चों, आपने गेंद देखा होगा, तो गेंद जो होती है एक शेप होती है उसकी, सिंपल सी शेप, गोल। और गेंद जनरली जो जिससे हम लोग क्रिकेट खेलते हैं, जो सामान्य गलियों में क्रिकेट होता है, हम लोग टेनिस बॉल उसको बोलते हैं, उस बॉल के अंदर क्या होता है कि खाली जगह होती है, ये एकदम खाली होता है। जनरली क्रिकेट की जो बॉल बॉल होती है जिससे इंटरनेशनल क्रिकेट खेले जाते हैं उसमें थोड़ा सा अंदर भी सॉलिड होता है, लेकिन जनरली हम लोग अपने मोहल्ले में जो यूज करते हैं उसके अंदर एक खाली जगह होती है। और गेंद जैसी कोई भी चीज को हम लोग कहते हैं स्फेयर या फिर गोला। क्या कहते हैं? गोला। गेंद जैसा कोई भी चीज, छोटा गेंद, बड़ा गेंद, ये सबको क्या कहा जाएगा? गोला कहा जाएगा। ये एक ज्यामितीय आकार है और इस आकार का नाम है गोला, जिसे हम लोग अंग्रेजी में स्फेयर कहते हैं। और कोई ऐसा स्फेयर जो अंदर से खाली हो उसको हम लोग हिंदी में खोखला गोला कह सकते हैं। अंदर से खाली को हम लोग खोखला कहते हैं और इंग्लिश में हम लोग कहेंगे हॉलो स्फेयर। हॉलो स्फेयर। तो जिस गेंद की हम बात कर रहे हैं वो एक हॉलो स्फेयर है। आप शायद, वो गेंद कभी कभी फट जाती है बीच से, खेलते के क्रम में फट के वो दो टुकड़े हो जाते हैं। तो आप उसके एक टुकड़े को देखे होंगे, वो बिल्कुल एक कटोरे के जैसा शेप होता है। बच्चों, अगर उस शेप को अगर हम दर्पण में परिवर्तित कर दें, उस शेप का अगर हम दर्पण बना लें, मिरर बना लें, तो ऐसे दर्पण को हम क्या कहेंगे? गोलीय दर्पण। आप इमेजिन कर सकते हो। आपको प्रैक्टिकल के लिए एक और एग्जांपल हम देना चाहेंगे। घरों में रोटियां बनती है, तावा होता है जिसपे से रोटियां सेकते हैं हम लोग। उस तावे में एक खास बात होती है कि वो बीच में थोड़ा सा धंसा हुआ होता है। उ- तो अगर तावा को हम ऐसे सामने रखें या उसी शेप का कोई हम मिरर बना दें ग्लास से, जो हो तो एकदम गोल सामने से देखने पे, लेकिन थोड़ा सा धंसा हुआ हो, और पीछे से देखने पे क्या लगेगा? वो उठा हुआ हो। तो ये दोनों का दोनों ही इस स्फेयर का टुकड़ा कहा जा सकता है। जैसे कि हमने गेंद के एक छोटे से टुकड़े को लिया है और गेंद का जो छोटा सा टुकड़ा है उसको क्या कहेंगे? वो हॉलो स्फेयर का एक पार्ट है, यानी खोखले गोले का एक टुकड़ा है। तो इसी तरह गोलीय दर्पण जो होता है वो खोखले गोले का हिस्सा से बना हुआ होता है, यानी कि एक छोटा सा टुकड़ा। इसका हम लोग शेप ऐसे बनाते हैं किरण आरेख में। ये इसका साइड भी होता है, जैसे होगा ऐसा ऐसा बीच में धसा हुआ ऐसा गोल, लेकिन साइड से ऐसे देखेंगे तो हमको ऐसा दिख रहा है, ऐसा, इसलिए ऐसा फिगर बनाते हैं। तो फिर से हम रिपीट कर रहे हैं बच्चों, गोलीय दर्पण किसे कहते हैं? तो गोलीय दर्पण एक खोखले गोले का भाग होता है जिसकी परावर्तक सतह
या तो धंसी हुई होती है या फिर उठी हुई होती है। अगर परावर्तक सतह धंसी हुई होगी तो भी वो तो भी वो गोलीय दर्पण कहलाएगा, और परावर्तक सतह उठी हुई होगी तो भी वो गोलीय दर्पण ही कहलाएगा। तो गोलीय दर्पण को हम लोग समझ चुके हैं कि गोलीय दर्पण क्या होता है। ठीक है। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक हुआ अवतल दर्पण, दूसरा अवतल दर्पण। जैसा कि हमने बताया कि अगर गोले के किसी टुकड़े को लेकर अगर उसको मिरर बना दिया जाए तो हमारे पास दो चांसेज होंगे, या तो उसकी परावर्तक सतह उठी हुई होगी या तो उसकी परावर्तक सतह धंसी हुई होगी। बच्चों, एक और कंफ्यूजन हो सकता है कि परावर्तक सतह किसे कहते हैं। तो परावर्तक सतह, जैसे हम लोग घरों में मिरर यूज करते हैं, आईना, तो जिस तरफ से हम अपना चेहरा देखते हैं, ध्यान होगा आपको कि पीछे की तरफ से हम चेहरा नहीं देख सकते, अपना सामने से देखते हैं। तो जिस तरफ से हमारा चेहरा दिखाई देता है तो उसको हम कहेंगे परावर्तक सतह। ओके। तो जिसकी परावर्तक सतह उठी हुई हो सकती है या फिर धंसी हुई हो सकती है। जिसकी परावर्तक सतह उठी हुई हो उसको हम लोग उत्तल दर्पण कहते हैं, और जिसकी परावर्तक सतह धंसी हुई हो, जैसे देखिए ये परावर्तक सतह धंसी हुई है और ये परावर्तक सतह उठी हुई है। दोनों एक ही चीज है, दोनों एकदम मिलता जुलता है, सब कुछ सेम है। अंतर क्या है कि इसमें हम फेस देखेंगे इस साइड से और इसमें फेस देखेंगे इस साइड से। ये मिरर हम आम तौर पे हमें जो बाइक होती है, बाइक का जो लुकिंग ग्लास होता है पीछे देखने के लिए, जिसको रियर व्यू मिरर भी कहते हैं, या किसी भी गाड़ी में ये मिरर आम तौर पे दिखाई देता है। ये मिरर थोड़ा रेयर है, हर जगह दिखाई नहीं देगा, हमारे लैब में होता है। दूसरा, ये कहीं कहीं सैलून में दिखाई देगा। तो सैलून में कब दिखाई देगा? जब जैसे मेकअप आर्टिस्ट के पास होगा, या नॉर्मल सैलून में तो नहीं मिलता है लेकिन मेकअप आर्टिस्ट के पास मिलता है। इसका काम क्या होता है? तो इसमें जब हम चेहरे को देखते हैं तो हमारा चेहरा बड़ा दिखाई देता है। अब क्या हुआ कि अगर कहीं कोई शेविंग कराने गया तो शेविंग कराया, और उसके बाद लास्ट में इस मिरर को सामने लाया जाता है थोड़े देर के लिए, ताकि उसमें चेहरा जो सामने बैठा हुआ आदमी है उसका बड़ा दिखाई दे, और अगर शेविंग कहीं भी छोटी सी भी छूट गई हो तो इसमें बड़ी सी वो दिखाई दे देगी आसानी से, और फिर से क्लीन शेव हो जाएगा। या फिर जो मेकअप आर्टिस्ट है वो इसलिए यूज करता है कि अगर कोई फिल्म इंडस्ट्रीज में, मूवीज में काम करने वाला है, बड़े पर्दे पे काम करने वाला है, तो उसमें क्या होता है कि सिनेमा हॉल में बहुत बड़ा इमेज बनता है। तो अगर सोचिए कि किसी एक्टर के फेस में छोटा सा गड्ढा हो, तो वो जब बड़े स्क्रीन पे चलाया जाएगा उसका वीडियो, तो वो गड्ढा बड़ा दिखाई देगा। इस वजह से मेकअप आर्टिस्ट क्या करता है कि उसको इस मिरर में पहले ही देख लेगा, अगर कोई गड्ढा दिखाई देता हो तो मेकअप से उसको फिल कर दिया जाता है, ताकि वो दिखाई ना दे बड़े पर्दे पे भी। तो ये इसका यूज है। फिर से हम रिपीट करते हैं। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक अवतल दर्पण, दूसरा उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण कहा जाता है एक ऐसे मिरर को, एक ऐसे दर्पण को जिसकी परावर्तक सतह धंसी हुई हो। उत्तल दर्पण एक ऐसे मिरर को, एक ऐसे दर्पण को कहा जाता है जिसकी परावर्तक सतह उठी हुई हो। ठीक है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट अवतल दर्पण के बारे में थोड़ा सा। अवतल दर्पण की अवतल दर्पण का डेफिनेशन हम पहले बता चुके हैं। इसका यूज कहाँ होगा? शेविंग मिरर के रूप में, जैसा कि हमने बताया, टॉर्च, हेडलाइट और सर्च लाइट में। चूंकि हम इसके बारे में फिर से रिपीट करेंगे, उस वक्त इन सबको यूज होने का रीजन बताएंगे कि आखिर इन चीजों में ही इसको यूज क्यों किया जाता है। अवतल दर्पण में ऐसी क्या खूबी होती है जिसकी वजह से उसको शेविंग मिरर में यूज किया जाता है? क्योंकि ये खूबी तो बता दी है कि इसमें इमेज बड़ा दिखाई देता है, लेकिन और भी बहुत सारी खूबियां हैं जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे। इसमें जो प्रतिबिंब बनता है, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब दो प्रकार का बनता है, वास्तविक भी बन सकता है और आभासी भी बन सकता है। बच्चों, प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, हम लोग ये बात पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, और अवतल दर्पण से अगर आप प्रतिबिंब बनाना चाहेंगे तो दोनों प्रकार के प्रतिबिंब आपको मिल जाएंगे। आप चाहे तो अवतल दर्पण से
वास्तविक प्रतिबिंब भी प्राप्त कर सकते हैं और आभासी प्रतिबिंब भी। ठीक है, नेक्स्ट, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण एक ऐसा दर्पण है जिसकी परावर्तक सतह उठी हुई हो, क्योंकि ये बात कई बार रिपीट हो गई। और कहाँ यूज होता है? वाहनों के साइड मिरर के रूप में। जैसा कि बताया कि पीछे देखने के लिए जो ड्राइवर के बगल में लगा हुआ होता है मिरर, जैसे गेट के सामने फोर व्हीलर वगैरह में, तो वो कौन सा मिरर होता है? उत्तल दर्पण। सिक्योरिटी मिरर के रूप में उसको यूज किया जाता है, सड़कों के मोड़ पर भी ट्रैफिक मिरर के रूप में भी, और कुछ लाइट्स के रिफ्लेक्टर के तौर पे भी यूज किया जाता है। ये सब सारे डिस्कशन हम लोग इसके में जो बना हुआ प्रतिबिंब होता है हमेशा आभासी होता है। अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, अभी तक आप लोग 3 मिरर के बारे में जान गए। पहला समतल दर्पण, पहला समतल दर्पण, दूसरा अवतल दर्पण। पहले हम हम- उत्तल दर्पण और लास्ट में लिख रहे हैं अवतल दर्पण। इन दोनों दर्पणों से कभी भी वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बन सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा जब भी तो एकमात्र दर्पण है ये, कौन सा? अवतल दर्पण। इसी से वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। अब सवाल आपसे ये पूछा जाए, 4 ऑप्शन दे दिया जाए कि इनमें से कौन से दर्पण में काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब बनता है, और 4 ऑप्शन में पहला ऑप्शन है समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, और चौथा ऑप्शन है इनमें सभी। तो आपका आंसर होगा इनमें सभी। याद रखिएगा, काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब तीनों मिरर से यानी तीनों दर्पण से बनता है, लेकिन वास्तविक प्रतिबिंब केवल और केवल अवतल दर्पण से बनता है। और एक और बात यहाँ डिस्कस कर ले हम लोग, समतल दर्पण से जो आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है ये वस्तु के क्या होता है? बराबर होता है। उत्तल दर्पण से जो काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब बनता है ये हमेशा वस्तु से छोटा होता है, और अवतल दर्पण से जो काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब बनता है ये हमेशा वस्तु से बड़ा होता है। ये काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब में भी क्या है? अलग अलग क्वालिटीज हैं। समतल दर्पण में वस्तु के हमेशा बराबर बनेगा, अवतल दर्पण में हमेशा छोटा बनेगा, सॉरी, उत्तल दर्पण में हमेशा छोटा बनेगा, और अवतल दर्पण में हमेशा बड़ा बनेगा। ये तीनों में अंतर होता है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट, ये ये क्या दिख रहा है आपको? इसमें दिख रहा है कि एक छोटे से दर्पण में बड़ी सी बिल्डिंग दिख रही है, बड़ा सा क्षेत्र दिख रहा है, सब छोटा 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 दिख गया। आप गाड़ी के हेडलाइट में देखोगे इसी तरह पीछे की चीजें दिखाई देंगी। ये उत्तल दर्पण की तरह कार्य कर रहा है। ये किसके तरह कार्य कर रहा है? उत्तल दर्पण के जैसा। इसमें छोटे से मिरर में बड़ी बड़ी चीजें दिखाई देंगी, इसीलिए हम लोग साइड मिरर के रूप में इसको यूज करते हैं, ताकि छोटा सा मिरर अगर हम गाड़ी के गेट पे लगा दे तो पीछे से आने वाली बड़ी से बड़ी गाड़ियां और बहुत दूर तक का एरिया उसके अंदर कवर हो जाएगा। इसी तरह ये भी चीज है, बड़े से एरिया को दर्शाता है एक छोटा सा मिरर। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में अंतर। सतह के बारे में अगर बात की जाए तो सतह अंदर की ओर कर्व होती है,
यानी कि ये धसी हुई होती है, और ये बाहर की ओर वक्रित होती है यानी उठी हुई होती है। प्रतिबिंब की बात की जाए तो वास्तविक या आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं अवतल दर्पण में। उत्तल दर्पण में हमेशा आभासी बनते हैं। प्रतिबिंब के आकार की बात की जाए तो अवतल दर्पण में बड़ा छोटा समान हर तरह का प्रतिबिंब बन जाता है, लेकिन यहाँ पे एक बात है जो स्पष्ट नहीं की गई है, जो हम बोलकर स्पष्ट कर रहे हैं कि अवतल दर्पण में बना हुआ काल्पनिक प्रतिबिंब या आभासी प्रतिबिंब होगा, वो कभी भी बराबर या छोटा नहीं हो सकता है, वो जब होगा तो बड़ा ही होगा। बाकी जो वास्तविक प्रतिबिंब है वो तीनों प्रकार के हो सकते हैं, बड़ा भी, छोटा भी और समान भी। और उत्तल दर्पण में बना हुआ प्रतिबिंब हमेशा छोटा होता है। एक केस को छोड़ दे, तब जब दर्पण में ही हम अगर मान लो इस पेन को दर्पण में ही सटा दें, तो दर्पण में जब सटा देंगे तो बराबर बनेगा। उस केस को छोड़ के बाकी हर केस में छोटा बनेगा। और उपयोग के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। अब हम लोग चलते हैं कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करने। जैसे हमने बताया था कि कोई भी गोलीय दर्पण, नाम है गोलीय दर्पण, तो कोई गोल चीज से संबंधित होगा। तो कोई गोलीय दर्पण एक गोले का टुकड़ा होता है। तो मान लेते हैं कि ये एक गोला है। अभी हमने इसके टुकड़े नहीं किए, करने वाले हैं, और इसके टुकड़े करके हम इसका मिरर बनाने वाले हैं। फिलहाल हमने कोई भी इसका टुकड़ा नहीं किया, बस ये एक मिरर है, सॉरी ये एक गोला है। अच्छा, जब ये एक गोला है तो इसका कोई ना कोई केंद्र होगा। जब ये गोला है, जैसे वृत्त होता है तो वृत्त का कोई ना कोई केंद्र होता है, इसी तरह जब ये गोला है तो इसका कोई ना कोई केंद्र होगा। बच्चों, इस केंद्र को हम लोग कहते हैं वक्रता केंद्र। क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र। ठीक है। गोलीय दर्पण जिस गोले का बना हुआ होता है, गोलीय दर्पण जिस गोले का बना हुआ होता है, उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। हम परिभाषा इस तरह इसको परिभाषित कर सकते हैं। चलिए अब हम इसमें से इसके टुकड़े करके और इसको हम क्या करते हैं, मिरर बनाते हैं, दर्पण बनाते हैं। हमने क्या किया, यहाँ से लेकर यहाँ तक का काट लिया और काट के इसको निकाल के यहाँ यहाँ लिख दिया। लगभग है ना ऐसा ही, यहाँ से यहाँ काट के इसको यहाँ कर दिया गया है। अब मिरर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो एक चमकीली सतह रखना पड़ेगा और दूसरे तरफ पीछे तरफ लेप लगा देना होगा, ताकि लाइट उसको इस पार से उस पार पूरी तरह पार न करे, रिफ्लेक्ट होके वापस आए। तो हमने क्या किया, इधर की तरफ लेप लगा दिया, इधर की तरफ लेप लग गया, ये सरफेस बचा हुआ है। और ये सरफेस कौन सा सरफेस है, तो स्मूथ सरफेस है, इसको हम लोग परावर्तक सतह कहेंगे। ये परावर्तक सतह है। लेकिन बात की जाए इस केंद्र की, ये केंद्र कहाँ चला गया, इसको टुकड़े करने के पहले जो केंद्र था, मान लेते हैं वो केंद्र अभी यहाँ है। तो इस मिरर का वक्रता केंद्र यहाँ होगा, जो मिरर से थोड़ा दूरी पे होगा। ठीक है। आप कहो कि नहीं सर, हमको ऐसा मिरर नहीं बनाना है, हमें कैसा मिरर बनाना है। टुकड़ा तो आपने लिया, यहाँ रखा टुकड़ा, ये सही किया, टुकड़े को ले लिए यहाँ रख दिए, लेकिन लेप हम इधर लगाएंगे, जिस साइड गड्ढा है उधर लेप लगाएंगे। पिछले बार क्या किए थे, जिस साइड उठा हुआ था उधर लेप लगाए थे, लेप लगा दिए। यानी बात हो रही है। अच्छा, लेप लगा दिया गया। अब बात क्या होगी कि अब परावर्तक सतह ये है, लाइट इधर से आएगी, टकरा के इधर जाएगी या जहां भी जाए, है ना, परावर्तक सतह इधर है। आपको अगर अपना चेहरा इस मिरर में देखना होगा तो आपको इधर खड़ा होना पड़ेगा, ना के पीछे। अब सवाल ये उठता है, ये वक्रता केंद्र किधर चला गया। इसमें तो वक्रता केंद्र मिरर के सामने था,
तो मान लो कि हम यहाँ से लेकर यहाँ तक काट के इसको बनाए हैं, तो वक्रता केंद्र तो इधर है ना, तो वक्रता केंद्र इधर हो जाएगा मिरर के पीछे। तो यहाँ बच्चों आप चाहो तो एक नियम बना सकते हो। अच्छा बच्चों, दुनिया में जो भी विज्ञान बना, जो भी नियम बनाए गए, कैसे बने? हमने प्राकृतिक के नियमों को समझा और उसके लिए हमने एक लाइन लिख दी और कहा कि यही नियम है। न्यूटन ने देखा कि जब भी वस्तु को ऊपर रखा जाता है वो बार बार नीचे गिर जाती है, तो वहाँ उन्होंने नियम बनाया कि आखिर वो किस वेलोसिटी से गिरती है, एक्सेलरेशन कितना होता है, ये सारी चीजों को स्टडी किया उन्होंने और एक नियम बना दिया, गुरुत्वाकर्षण का नियम बन गया। तो बच्चों, हम लोग इन चीजों को देखकर एक नियम बनाते हैं। अगर नाम पूछा जाए कि ये कौन सा दर्पण है, तो आप बोलोगे कि उत्तल दर्पण। और अगर इसका नाम पूछा जाए तो क्या? अवतल दर्पण। तो यहाँ बच्चों एक रूल बन गया कि उत्तल दर्पण का वक्रता केंद्र दर्पण के पीछे होता है, अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र दर्पण के सामने होता है। यहाँ एक बात है जो एमसीक्यू 1 नंबर का क्वेश्चन आप कर सकते हो, ठीक है। उत्तल दर्पण का वक्रता केंद्र दर्पण के पीछे, अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र दर्पण के आगे होता है। और वक्रता केंद्र क्या होता है? तो कोई भी गोलीय दर्पण, चाहे वो उत्तल हो, चाहे वो सॉरी उत्तल हो या अवतल हो, कोई भी गोलीय दर्पण जिस गोले का टुकड़ा होता है उस गोले के केंद्र को हम क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र कहते हैं। कहीं कोई प्रॉब्लम? ये बात समझ में आ गई। अब फिर से देखेंगे यहाँ पे हम लोग कुछ बेसिक चीज। वक्रता केंद्र समझ गए। अब कुछ और चीज है जो हमें समझना है। वक्रता केंद्र को इंग्लिश में सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। अब हम बात करेंगे वक्रता त्रिज्या की। आइए देखते हैं वक्रता त्रिज्या के बारे में। बच्चों, हमने बताया था कि एक वक्र है, एक स्फेयर है, इसके केंद्र को क्या कहेंगे? वक्रता केंद्र। तो याद कीजिए, कभी भी केंद्र से किनारे तक की दूरी को क्या कहा जाता है? त्रिज्या कहा जाता है, रेडियस कहा जाता है। तो इस रेडियस को, इस त्रिज्या को हम लोग नाम देंगे वक्रता त्रिज्या। क्या नाम देंगे? वक्रता त्रिज्या। इसको आर द्वारा सूचित किया जाता है। अगर मिरर की बात की जाए तो कॉनकेव मिरर में वो इस प्रकार दिखेगी। ये ये हो गया सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसको कहते हैं पोल। ध्रुव, ध्रुव किसे कहते हैं? मिरर आप हाथ में लिए और मिरर के मध्य बिंदु को क्या कहा जाता है? ध्रुव कहा जाता है। और इसके अगर परिभाषा की बात करें तो हम कह सकते हैं किसी गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहा जाता है। इसे आर से सूचित करते हैं। अगला एक टर्म मिलेगा। अच्छा, ये कॉनकेव मिरर में हमने दिखाया, कन्वेक्स में भी दिखा सकते हैं। कन्वेक्स में भी दिखा सकते हैं। ये सी है, ये पी है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी को आर से डिनोट करते हैं। वक्रता त्रिज्या हो गई। अगली बात करेंगे हम प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस, इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष ये एक काल्पनिक लाइन होती है। ये एक काल्पनिक इनफाइनाइट लेंथ की लाइन होती है। चूंकि लाइन बोल दी है, रेखा बोल दी है, तो ऐसे ही उसका लेंथ इनफाइनाइट माना जाएगा। मुख्य अक्ष किसे कहते हैं? तो परिभाषा कहेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को प्रिंसिपल एक्सिस या मुख्य अक्ष कहते हैं। ये एक रेखा है, इसका लेंथ कितना है? इनफाइनाइट है।
इधर भी इनफाइनाइट, इधर भी इनफाइनाइट। यानी वक्रता केंद्र, सॉरी, मुख्य अक्ष को आप कॉनकेव मिरर में भी और कॉन्वेक्स मिरर में दोनों तरफ मन करे तो दोनों तरफ दिखा सकते हैं। वैसे जरूरत के हिसाब से जिधर आपको काम होता है उधर दिखाया जाता है। अब आप पूछोगे कि सर आपने तो अभी अभी वक्रता त्रिज्या बताया, मुख्य अक्ष बताया, इन दोनों में कोई अंतर है क्या? बिल्कुल अंतर है। बस जो लाइन मुख्य अक्ष है वही वक्रता त्रिज्या है, लेकिन वक्रता त्रिज्या बस छोटी सी एक लाइन है, यहाँ से स्टार्ट हुई यहाँ खत्म हो गई, सी से स्टार्ट हुई पी पे खत्म हो गई, सी से स्टार्ट हुई पी पे खत्म हो गई, इतना ही दूर का लेंथ। लेकिन मुख्य अक्ष की बात की जाए तो ये इनफाइनाइट लेंथ का है, इसका कोई मेजरमेंट नहीं होता है, बस ये एक लाइन है। तो बच्चों अभी तक हम लोगों ने क्या क्या सीखा? हमने सीखा सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, यानी कि हमने सीखा रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, हमने सीखा पोल क्या होता है, हमने सीखा प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है। अब हम लोग एक दो और बातें करें। जब जब किसी गोलीय दर्पण में, जैसे ये गोलीय दर्पण है, मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर जितनी भी प्रकाश की किरणें आती है, जितनी भी प्रकाश की किरणें आती है, ये दर्पण से परावर्तित होती है और परावर्तित होने के बाद ये मुख्य अक्ष के एक ही बिंदु पे जाके मिलती है, एक ही बिंदु पे जाके मिलती है। ये सारी किरणें मुख्य अक्ष के एक ही बिंदु पे जाके मिलती है, और ऐसा होने की वजह से यहाँ पे एक ज्यादा लाइट वाला जगह दिखाई देता है। तो क्यों ना हम लोग ऐसा करें कि इस जगह का कोई नाम रख दें। तो हम लोगों ने इसका नाम रख दिया प्रिंसिपल फोकस। हमने नाम रखा इसका मुख्य फोकस, हिंदी में भी फोकस ही कहते हैं, है ना, मुख्य फोकस या प्रिंसिपल फोकस। अब आपको परिभाषित करना होगा इस शब्द को, तो आप कैसे करोगे? आप आसानी से कह सकते हो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु से गुजरती है या आती हुई प्रतीत होती है उसे हम लोग मुख्य फोकस कहते हैं। इसे एफ द्वारा सूचित किया जाता है। किसके द्वारा? एफ द्वारा। अब कहोगे सर जहां टकराती है उसे फोकस कहेंगे कि जो आपने एक शब्द कहा कि प्रतीत होती है, इसका क्या मतलब हुआ? तो इसका मतलब आपको समझ में आएगा कन्वेक्स मिरर में। जैसे हम इसको मान लेते हैं कि ये कन्वेक्स मिरर है और इसका ये प्रिंसिपल एक्सिस है। अब देखिए ये आई किरण टकराई और टकराने के बाद इधर चली गई, इधर से आई एक किरण टकराई और टकराने के बाद इधर चली गई, लेकिन ये दोनों किरणें ऐसा लग रहा है कि यहीं से निकल के आ रही। देखो बच्चों ये दोनों किरणें जो परावर्तन के बाद वापस जा रही है, परावर्तित किरणें जो है वो कभी भी एक दूसरे से नहीं मिलेंगी, लेकिन ऐसा प्रतीत हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि ये दोनों किरणें या ऐसी कितनी भी किरणें हैं, हम कुछ और ड्रॉ कर सकते देते हैं। ये भी लगेगा कि वहीं से आ रही है, ये भी लगेगा कि वहीं से आ रही है। ये जितनी भी परावर्तित किरणें हैं एक ही बिंदु से निकलती हुई प्रतीत हो रही है, तो उस बिंदु को हम क्या कहेंगे? उस बिंदु को कहेंगे मुख्य फोकस या फिर फोकस। बच्चों ये दोनों एग्जाम्पल देखने के बाद फिर आप एक निर्णय पे पहुंच गए होंगे। आपको अपने दिमाग में ये सेट कर लेना होगा कि किसी अवतल दर्पण का मुख्य फोकस उसके सामने होता है, जबकि उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस उसके पीछे होता है, बैक साइड होता है, जो रियल नहीं होता है, ये रियल में होता है। इसका यूज कर सकते हो आप। कभी बच्चों लेंस लेकर कागज जलाए हो? सूर्य के सामने हम लोग लेंस लाते हैं, इधर कागज रख देते हैं, लाइट आती है और उस पे पड़ेगी और वो जलना शुरू हो जाएगा कुछ देर बाद। आप ऐसा कर सकते हो कॉनकेव मिरर से, सेम काम कर सकते हो कॉनकेव मिरर से। हम कई बार ऐसा करके देखे हैं, लैब में दिखाए हैं बच्चों को अपने। तो ये दोनों बातें हम लोग समझ गए, परिभाषित हो गया ये मुख्य फोकस। अब एक और यहाँ से टर्म आएगा, फोकस दूरी, फोकस दूरी।
जिसको हम लोग इंग्लिश में फोकल लेंथ कहते हैं, फोकल लेंथ। बच्चों फोकल लेंथ को स्मॉल एफ से डिनोट किया जाता है, फोकल लेंथ को स्मॉल एफ से डिनोट किया जाता है। और ये क्या होता है बच्चों, नाम से हम उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। ये प्रिंसिपल फोकस यानी ये जो बिंदु है वहां से मिरर तक की दूरी यानी पोल तक के दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, फोकल लेंथ। किसी किसी गोलीय दर्पण के, अच्छा अभी जितने शब्द हमने परिभाषित किए, जितने नए नए शब्दों के बारे में हमने बताया, वो केवल उत्तल या केवल अवतल पे लागू नहीं होता है, वो दोनों पे लागू होता है, वो गोलीय दर्पण के लिए है। सारी चीजें अभी हम पढ़ रहे हैं गोलीय दर्पण के लिए। एक ही चीज अवतल पे भी लागू होंगी, उत्तल पे भी लागू होंगी। इस प्रकार बच्चों हम लोग फिर से रिपीट कर रहे हैं, कितनी चीजें पढ़े अभी हम लोगों ने पढ़ा, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, हम लोगों ने पढ़ा सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, हम लोगों ने पढ़ा पोल क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, और प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, और फोकल लेंथ क्या होता है। ये सारी टर्म्स को हम लोगों ने डिफाइन कर लिया। ये सारा डेफिनेशन सिस्टमेटिक फॉर्म में लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। वक्रता केंद्र सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसको सी द्वारा डिनोट किया जाता है। गोलीय दर्पण जिस गोले का हिस्सा होता है उस गोले के केंद्र को अच्छा हाँ ठीक है, का केंद्र वक्रता केंद्र कहलाता है। वक्रता त्रिज्या वक्रता केंद्र से दर्पण की सतह तक की दूरी वक्रता त्रिज्या कहलाती है। शॉर्ट फॉर्म में सारी चीजों को लिख दिया गया है। फोकल लेंथ स्मॉल है, थ्रू से फोकस तक की दूरी, ठीक है। और यहाँ पे एक बात जो इम्पोर्टेंट लिखी हुई है, यह वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो ये एक डिस्कशन का एक नया टॉपिक शुरू हो जा रहा है यहाँ पे, यानी कि किसी गोलीय दर्पण में एफ जो होता है वो रेडियस का आधा होता है, ऐसे लिख सकते हैं। हम ऐसे भी लिख सकते हैं एफ इज इक्वल टू हाफ ऑफ आर, हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये भी लिख सकते हैं आर इक्वल टू 2f। बच्चों ऐसा किस मिरर में होता है, तो आंसर है गोलीय दर्पण में यानी स्फेरिकल मिरर में। जब ये काम स्फेरिकल मिरर में होता है तो ये अवतल दर्पण में भी होता होगा, उत्तल दर्पण में भी होता होगा। तो अब ये बात जो है हम लोग ज्योमेट्रिकली प्रूफ करेंगे, हम लोग अब ज्योमेट्री से इस बात को प्रूफ करेंगे कि आखिर ये जो बात कही गई है ये वाली, ये सत्य है तो कैसे सत्य है। साइंस का तरीका है, जो चीज पढ़ाई जाती है प्रूफ के साथ पढ़ाई जाती है, ये नहीं कि कोई आया कुछ भी पढ़ा दिया। तो इस वीडियो को बच्चों हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में हम पढ़ाएंगे कैसे F = R/2 होता है। धन्यवाद।